चलो गुड मॉर्निंग। देखो ये फटाफट देख लो। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, उससे पहले हेडिंग हम डालेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोविजन। उसमें अपने पूरा प्रोविजन डाल देना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहली लाइन हमेशा यही होगी, इस पर दी सेक्शन डैश ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या कंपनीज एक्ट 2013 या सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको अंडरलाइन करना है। और अगर आप सेक्शन भूल गए तो गलत तो लिखना मत, गलत सेक्शन लिखना मत। तो लिखना एज पर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द डैश ऑफ द एक्ट। फिर प्रोविजन को लिखे पॉइंट टू पॉइंट, उसमें अंडरलाइन भी करते चले एक दो लाइन को, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट होता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन, कि ये जो प्रोविजन आपने लिखा, अब इसको फैक्ट ऑफ द केस में, जो क्वेश्चन में फैक्ट्स थे उससे कैसे एप्लीकेबल करोगे। तो अब प्रोविजन को आपको फैक्ट्स ऑफ द केस में एप्लीकेबल करना है, मतलब वो प्रोविजन पार्टीज पे कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो मिक्स करके लिखना है अपने को कि कैसे एक्स पे प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, एक्स ऐसा नहीं कर सकता, एक्स ऐसा नहीं कर सकता। और कंक्लूजन में आखिरी में इफेक्ट, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है ना, इम्पैक्ट, क्लेम, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। वन पेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, गया तो कंक्लूजन आखिरी में आना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो कंक्लूजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको उसको अंडरलाइन करना है। अब इससे स्टार्टिंग कैसे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन की। नाउ द अबव प्रोविजन will be applicable to the fact of the case. Now the above provision will be applicable to the fact of the case. And then आपको जो भी केसेस में लिखा है प्रोविजन उसमें कैसे एप्लीकेबल होगा वो लिखना है, ठीक है। इसी यही पैटर्न अपनाना है, एनालिसिस ऑफ प्रोविजन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, ये तीन क्वेश्चन आज तक नहीं आए। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, बोला ना, बहुत चांस है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो देख लो, इसको देख के चले जाना अच्छे से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आएंगे, बट अभी तक आए नहीं है, तो बहुत चांस है कि आ सकते हैं, बहुत चांस है कि आ सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर है ना, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, ये डिस्ट्रक्शन तो यही है ना, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल भी दिए, जो उसकी प्री एनालिसिस है। सेक्शन 5 डाल दिए और भगा भग लिखने स्टार्ट किए। 1 में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड द इमीडिएट डिलीवरी, अच्छी उन्होंने उसको पूरा बायफार्केट कर दिया। आप डायरेक्ट ये भी लिखेंगे सेक्शन 5 डाल के तो आपको आउट ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन अच्छे से दिया है, पढ़ के जाना है। मैंने बोला ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस बिटवीन में कुछ ना कुछ फेंकेगा। ये आ जाए तो अच्छी बात है, बट मुश्किल है, चांस है इसके आने के आउट ऑफ मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि बट आ चुका है। एंड व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स सेल, कब एग्रीमेंट सेल हो जाता है। और इन दोनों में एक क्वेश्चन शायद पूछे, मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं, इन दोनों में क्वेश्चन शायद पूछे, चांस ये आ चुका है, चांसेस कम है। टाइप्स ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन शायद प्रैक्टिकल आए, थ्योरी से ज्यादा, बहुत चांस है थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डेफिनेशन पूछ सकता है आपको 2-2 नंबर के लिए, हो सकता है मे बी ये गुड्स और क्या है, बायर क्या है, सेलर क्या है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है कितने तरीके से होता है, ओके, भूलना नहीं है डिस्ट्रक्शन। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक गुड्स है, अगर गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर वॉइड हो जाएगा। एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड, उसको पता ही नहीं है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तभी वो गुड्स खत्म हो चुके हैं, बराबर है ना। और ये क्या है, आफ्टर द सेल, बट आफ्टर एग्रीमेंट है, बिफोर सेल, बेचने के पहले बट एग्रीमेंट के बाद। गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर या बायर पेरिश या डैमेज, there is no longer to answer the description in the agreement before the risk pass. रिस्क तो पास हुआ ही नहीं ना बायर थे, तो एग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। देखिए सेकेंड यूनिट में तो मैंने स्टार्ट ही वाले क्वेश्चन से किए हूँ, कैविटी एंटर के बहुत चांस है आने के, ठीक है। यहाँ पर तो उसकी लाइबिलिटी लिखी है पूरी की, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर जो कैविटी एंटर का रूल है वो शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना पर्पस बता दिया है, स्किल और जजमेंट में बेस्ड है, और वो डिस्क्रिप्शन के आधार पर जो दिखाया गया उसी के आधार पर कर देगा।
यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है एक्सेप्शन से, ये लेट द बायर बी अवेयर वाले के एक्सेप्शन आ जाएंगे। यहाँ तक सिर्फ उसका कि हाँ भाई बायर को अवेयर होना चाहिए वो, ठीक है, सेलर को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएगा, ठीक है जी। अभी एक्सेप्शन है, क्वालिटी और यूज के आधार पर खरीद रहे हो तो फिर बायर की जब आपको सेलर को बता चुके हो कि आपको कौन सी क्वालिटी का और कौन सा यूज का गुड्स चाहिए, मतलब आपकी स्किल और जजमेंट में पूरी तरीके से बेस्ड 16(1) सेक्शन आपको लिखते आना चाहिए, साफ साफ इसमें दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप रेफरेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। पेटेंट और ब्रांड नेम, पेटेंट और ब्रांड नेम पे खरीदूंगा, एक क्वेश्चन आया भी था आपको प्रीवियसली, तो डेफिनेटली मैं उस पर निर्भर करूंगा ना, तो इम्प्लाइड कंडीशन हो गई ना भैया की, मैं तो मानूंगा कि वो फिट रहेगा पर्टिकुलर पर्पस की। 16(1) जो डिस्क्रिप्शन जैसा दिखाया है वैसे ही एक्सपेक्ट करूंगा मैं आप लोगों से। 15 मर्केंटेबल क्वालिटी, भैया ये तो अपने पढ़े थे, सेलर का डिस्क्रिप्शन ही मेरे लिए सब कुछ है, और वो लोकल ब्रांड में डील करते आया सालों से, ठीक है, यहाँ पर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी। ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से अगर वो ढूंढ नहीं पाया तो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से अगर वो ढूंढ लेता तो फिर बात अलग होती है। हाँ जी, तो 16(2) ये लिख के आ गए ना, मजा आ जाएगा। सेल बाय सैंपल, जैसा सैंपल दिखाया है कमेंट एंटर वहां भी अप्लाई नहीं होगा, बल्क सैंपल के जैसा होना चाहिए। 17 सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन। ट्रेड यूजेस तो आपको बताइए, सालों से आप जिस चीज में ट्रेड कर रहे हैं तो हम तो एज्यूम करके चलेंगे कि भाई वो पर्टिकुलर टू द पर्पस होगा, ठीक है ना। एंड सेलर अगर एक्टिवली कुछ डिफेक्ट या गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, छुपा रहा है कोई चीज को, तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा ना उसमें, ठीक है, और मैं अपनी स्किल को यूज करके उस डिफेक्ट को ढूंढ भी नहीं पा रहा। इसमें बहुत चांस है क्वेश्चन आने के, इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ज्यादा थ्योरी आने के चांसेस। इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती है करके, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, जहां एग्जाम्पल होता है वहां चांस क्वेश्चन का ज्यादा होता है। अनडिस्टर्ब पोजीशन में मान के चलूंगा, मेरे पास में ओनरशिप आ चुकी है तो मैं इसे को छीन नहीं सकता, इसमें किसी प्रकार का ड्यू नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट। जैसा क्वालिटी और फिटनेस जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही होगा यूजर ऑफ ट्रेड, और अगर डेंजरस नेचर के गुड्स है तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए एज ए सेलर, ठीक है। इस पे आ सकता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी 16(2), इस पे आ सकता है क्वालिटी और फिटनेस, इस पे आ चुका है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इसमें जैसा लिखा है वैसे ही होना, सेल बाय सैंपल पे आ चुका है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें, हाँ एक और चीज, अगर ये सेल बाय सैंपल या सेल बाय डिस्क्रिप्शन पे कोई क्वेश्चन है ना, तो 2 प्रोविजंस भी हो सकते हैं इसमें, हो सकता है कोई 2 प्रोविजन को भी कंपेयर करने बोल सकते हो, और आप दोनों लिखना, बहुत चांस है, बहुत चांस है। इस पे नहीं आया आज तक क्वेश्चन, तो इस पे आ सकता है कंडीशन ऑफ टाइटल पे, कि अगर उसके पास में टाइटल आ गया तो ही हैज राइट टू सेल द गुड्स, क्योंकि ओनरशिप आ चुकी है। एग्रीमेंट टू सेल में ही विल राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी विल बी पास, है ना, कि सेलर के पास तभी आएगा जब उसके पास में प्रॉपर्टी आ चुकी हो। तो इफ द सेलर टाइटल टर्न टू बी डिफेक्टिव, अब सेलर का ही टाइटल डिफेक्टिव आ गया तो बायर तो रिटर्न करेगा ना गुड्स को, प्राइस रिकवर कर सकता है, ठीक है जी। ये एक शॉर्ट नोट की तरफ पूछ सकता है आपको, पूरा सेक्शन 13 आपको छाप देना है। कंडीशन वारंटी, और एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे आ सकता है आपको, स्टिमुलेशन ऑफ टाइम क्या होता है, तो हो सकता है 2 मार्क के लिए पूछ ले, या तो एनालिसिस लिख दो या ऊपर कब लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जैसे बोले हो वैसे ही होना चाहिए, है ना। इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल टू बायर टू टेक बीन्स, जो बोले हो वही बेचो, नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, ठीक है, ठीक है जी। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस सेल में डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी था और तभी उसने खरीदा, ठीक है। क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये एक्सेप्शन है इसके। सेल बाय सैंपल पे क्वेश्चन आ चुका है, चांस कम है, बट ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात। क्वालिटी और फिटनेस यहाँ पर पढ़ चुके हैं अपन ने, कोई पर्पस बताया उसको, किस क्वालिटी और फिटनेस के लिए मुझे गुड्स चाहिए, और ये बात आप बता चुके हो सेलर को, और उसकी स्किल जजमेंट पे बेस्ड हो, तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको सही चीज बेचे। इसी का एक्सेप्शन तो है ना, इसी के एक्सेप्शन तो है पूरे कैवेट एंटर में। मैन्युफैक्चरर गुड्स, प्रोड्यूसर्स है, इम्प्लाइड कंडीशन है कि मर्केंटेबल क्वालिटी के गुड्स होना। इफ बायर एग्जामिन द गुड्स देयर शुड बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड डिफेक्ट्स व्हिच ऑट टू हैव रिवील्ड। एग्जामिनेशन के वक्त अगर आप पता कर सकते थे तो फिर आप वहां रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते।
आपको पता है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्चार्ज में है, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, तो और ऐसे ये एक्सेप्शन टू द रूल नेमो डेट कॉल्ड नॉन हैबिट, कोई और भी भेज सकता है सेलर के द्वारा अगर उसको अधिकार मिल गया है। इसमें जितने पॉइंट्स होंगे सब एक्सप्लेन करना, ऐसा नहीं कि 7 है तो 5, ऐसे क्वेश्चन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है जी। सेक्शन 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी गुड्स। बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेटेड टू सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। तो तू बता चुका है मतलब तूने एक्सेप्ट कर लिया है, या तेरे को गुड्स डिलीवर्ड अगर हो चुके हैं, या ही डज एनी एक्ट रिलेशन टू देम व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, या तूने कुछ ऐसा किया जिससे ऐसा लग रहा है कि सेलर की ओनरशिप जा चुकी है उसके पास से, ये टाइम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर भी या तूने गुड्स को रिटेन कर लिया विदाउट इंटीमेटिंग, तो हम तो मान लेंगे गुड्स तेरे हो गए, है ना। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, अगर रिजेक्ट कर चुका है, देखो लिखा ना उसमें, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम हैविंग राइट टू डू, उसका राइट है, तो ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर बट इट इज इनसफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट इफ इंटीमेट, जरूरी नहीं कि वही वापस करे, उसने बता दिया बस काफी है कि मुझे नहीं चाहिए। सेक्शन 44 छोटे छोटे सेक्शन है बट क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग एंड रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, व्हेन द सेलर इज रेडी, वो रेडी है बेचने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आके ले आ लो, बायर रीजनेबल टाइम पर लेके नहीं जा रहा है गुड्स को, ही इज लाइबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय हिज नेग्लेक्शन और रिफ्यूजल। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। एग्जामिन द गुड्स हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन देम, तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि कंफर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ट्रांजिशन में खराब हो गए, डिस्टेंट प्लेस थी तो ना, हो सकता है ना खराब हो सकते हैं। छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं भाई, जैसे ये डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, बहुत चांसेस का आने का। इसमें 3 कंडीशन थी आपको याद है, लेस क्वांटिटी अगर भेज दिया उसने तो बायर मे रिजेक्ट देम, इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स तो मान लेंगे कि भैया बचे हुए, फिर पे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, जितनी है उसके आपसे पे करेगा। सेक्शन 1 लार्जर, ज्यादा भेज दिया तो बायर या तो एक्सेप्ट कर लेगा और ऊपर के पैसे पे करेगा क्योंकि ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया, और है ना, क्लियर है क्लियर है। और रिजेक्ट द रेस्ट, ही में रिजेक्ट द होल, इफ द बायर एक्सेप्ट द होल तो फिर उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। और तीसरे में क्या था, he mix with the goods of different description not in total, buyer may accept the goods या reject the whole, subsection 3। ठीक है, बहुत चांस है छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तीन हो सकता है प्रैक्टिकली पूछे, तीनों प्रोविजन डालना पड़ेगा। where it is take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending on each question on content explore and right। goods are sold to be delivered at the place जहां पर goods सेल की गई थी, और agree to be sold at a delivered at a place जहां पर टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, और इफ नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस विद देयर मैन्युफैक्चर, जहां पर सेल का एग्रीमेंट किया गया है तो वहां भेजो गुड्स को, यहां जहां बनाए जा रहे वहां भेज दो। प्लेस ऑफ डिलीवरी जो होती है ना, कहां से उठाएगा गुड्स को बायर। वही देख रहा हूं मैं, और क्या हो सकता है। पार्ट डिलीवरी तो आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं पार्ट डिलीवरी, ये छोटे छोटे यूनिट से क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको बताया है। सेक्शन 32 क्या बोलता है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस, सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस, द बायर शैल बी रेडी टू पे द प्राइस। ये तो आपको पूरा पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, और इसके सेक्शन अच्छे से याद रख लेना। अगर इंडिविजुअल सेक्शन याद नहीं होंगे तो ऐसा लिख देना, फ्रॉम सेक्शन 27 टू 54 तक, ऐसे हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे पूरा सेक्शन याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी इंडिविजुअली। ठीक है, हो सकता है इसी पे क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकल। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, रिस्क पासेस विद द ओनरशिप, सेक्शन 26 है। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, ये पूछेगा विल यू, क्वेश्चन में यहां से आएगी चीजें, क्वेश्चन में ये आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है। ठीक है, और ये आपका कंक्लूजन हो सकता है, ये वाला पोर्शन। ओके, राइट टू डिस्पोजल के राइट पूछ सकता है, कब कब आप डिस्पोज कर सकते हो, राइट है ना, मतलब गुड्स को, ये एक्सेप्शन हो गया इसका। बहुत चांस है यहीं से, राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में बता देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, रिजर्व करके रख देते हैं, जब तक ये सर्टेन कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए। ठीक है ना,
बायर तक तब तक नहीं जाएगी जब तक वो कंडीशन को फुलफिल ना कर दे जो उसे कंडीशन फुलफिल करने के लिए बोली गई है सेलर के द्वारा। अभी तो पूछा नहीं है, बहुत चांस है, 3 कंडीशन है, तीनों छाप देने का है और ये एक्सेप्शन है उसका। मैंने सिग्निफाइज बता चुका है कि मैं रख लेता हूँ, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया और एनी अदर एक्ट अकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ये पैसे पे कर दिया, बताया ही नहीं, उसने सिग्निफाई नहीं किया, टाइम भी खत्म हो गया विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, टाइम भी खत्म हो गया, रीजनेबल टाइम भी खत्म हो गया, तो हम तो मान लेंगे तुम्हारे हो गए, है ना। और ही डज समथिंग ऐसा कुछ कि इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, प्लेज कर दिया या सेल कर दिया, ठीक है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिक गुड डिलीवरेबल स्टेट में तो क्या है, बायर तक चली जाएगी, इमटेरियल की गुड्स अपने पैसे कब पे किया वो इमटेरियल है, बायर के पास चलेगी, आ गया ना डिलीवरेबल स्टेट में रखा गया आपके पास में, टू बी पुट डालने वाले डिलीवरेबल स्टेटमेंट, जो सेलर को कुछ करना पड़ेगा ना, उसको बाउंड समथिंग टू गुड्स के वो पुटिंग देम डिलीवरेबल स्टेट में है। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है बायर तक, क्योंकि अभी तक उसने उसकी पैकेजिंग नहीं किया, लेबलिंग नहीं किया, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। अभी उसको वेट करना है, उसका वेटिंग 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 करते हैं ना, प्राइस निकालने के लिए, हो सकता है ना बल्क में गुड्स रहते हैं तो मेजर करना है, वांट टू वेट और डू समथिंग जिससे उसका पहले प्राइस निकले, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई सेलर बायर तक, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखो। नेक्स्ट 4th यूनिट उसका, 4th यूनिट में तो मैं आपको बोल ही चुका, ऑक्शन सेल के बारे में बहुत चांस है कि उस पर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 50-50% चांस है, लेट्स सी क्या होता है। ऑक्शन सेल का मतलब होता है सेलिंग प्रॉपर्टी, इनवाइटिंग बिड्स, लोगों को बुलाओ, बोलियां लगवाओ, प्रॉपर्टी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको बेच देने का है। जो ऑक्शनियर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है कि तू हमारे बिहाफ में बेचेगा, लॉ ऑफ एजेंसी। आपने देखा ही होगा आईपीएल में एक अपॉइंट किया जाता था प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, जिस बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है वो ऑक्शनियर कहलाएगा, तो सिर्फ वो एक एजेंट है, वो ओनर के बिहाफ में प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो नीड नॉट टू डिस्क्लोज, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो किसी के बिहाफ में बेच रहा है, और उसको अपना काम करना है। रूल्स क्या है, 64 सेक्शन में साफ साफ लिखे हुए हैं। अगर लॉट्स में ग्रुप में बेच रहे हो तो ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या होगा कि फर्नीचर के 10 टुकड़े हैं, मतलब एक फर्नीचर एक फर्नीचर एक फर्नीचर, तो हर फर्नीचर का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, है ना। जैसे प्लेयर निकलते हैं, अलग अलग प्लेयर के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पूरे प्लेयर को नहीं बेच देते हैं। जब थर्ड नंबर पड़ेगा तो कंप्लीट हो गई बिड, या कोई कस्टमरी तरीका होगा जैसे गो वेंड गॉन, ये भी बोलते हैं लोग, है ना। उसके पहले आप अपनी बिड से रिट्रैक्ट कर सकते हो। राइट टू बिड में भी रिजर्व, सेलर को कभी कभी ऐसा लगता है कहीं बायर मिलकर कोई ऐसी काम ना कर दे जिससे मेरे प्राइसेस रुक जाए या कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो वो अपने बिडिंग के राइट को रिजर्व करके रख सकता है एक्सप्रेसली, या उसके ब्याह में किसी और को बैठा सकता है कि भैया आप मेरे ब्याह में बिड कर देना, जहां लगा कि बायर मिलकर किसी प्रकार का कुछ गलत काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड मतलब आपने कम्युनिकेट नहीं किया सेलर को, बाय द सेलर ने बायर को कम्युनिकेट नहीं किया। जब सेल हो जाएगी तो जिम्मेदारी किसकी है, सेलर की है ना, कि बायर को बताया कि गुड्स आपके हो चुके हैं, लिखा ना इसमें, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ फॉर टू एम्प्लॉय। अब सेल कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता है बट बायर को नहीं पता, तो आप क्या कर रहे हो, आप बिडिंग करवा रहे हो खुद से और प्राइस बढ़ाने के लिए, किसी बंदे को अपॉइंट करके रखे हो, ये तो गलत है ना। नोइंगली जानबूझ के किसी और से बिडिंग ले रहे हो कि उससे प्राइस बढ़ाया जाए, तो दिस इज रॉन्ग। जब सेल कंप्लीट हो गई है तो आप नोटिफाइड करें बायर को, कम्युनिकेट करें। आप एक रिजर्व प्राइस रखते हैं कि उससे कम में बोली नहीं लगनी चाहिए, उसको अपसेट प्राइस भी कहते हैं, होता है ना एक रिजर्व प्राइस, कि भैया 1 करोड़ से बोली स्टार्ट हो गया और ये कोई प्रेटेंडेड बिडिंग करवा रहा है ना, मैंने किसी को बिठा दिया कि जो सिर्फ बोलियां बढ़वा रहा है। आप एंड में करवा सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बायर मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, बट बीच बीच में अगर आप प्रेटेंडेड बिडिंग करवा रहे हो तो वो गलत बात है, तो फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा बायर के बिहाफ में, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है इसमें, ठीक है। सूट फॉर इंटरेस्ट 2 सेक्शंस, आप डिसाइड करोगे जो लिखा रहेगा, स्पेशल डैमेजेस या जो भी इंटरेस्ट रहेंगे आपके, नहीं तो फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि रीजनेबल इंटरेस्ट। ब्रीच ऑफ वारंटी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ चुके आप, ये है कैसा, राइट्स ऑफ बायर है ना, नॉन डिलीवरी के लिए सू कर सकता है सेलर को, स्पेसिफिक तू ही परफॉर्म करके दे, मेरे को तेरे से ही गुड्स चाहिए क्योंकि मैं किसी और से नहीं खरीद सकता, कोर्ट को बोलेगा कि उसको बोलो मेरे को परफॉर्म करके देगा, है ना, स्पेसिफिक गुड्स थे उसी से चाहिए मुझे। अपने पढ़े थे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं,
फिर आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या है? अनपेड सेलर के अगेंस्ट बायर, अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। आपने मना कर दिया खरीदने से, मैं आपसे प्राइस वसूल लूंगा, सेक्शन 55। अगर आपके पास गुड्स जा चुके, प्रॉपर्टी जा चुकी है, तब ऐसा होगा। रॉन्गफुली अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अभी तो अपन ने पढ़े पीछे। और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस इज पेबल ऑन अ डे सर्टेन रिस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी। ये आपको पहले प्राइस पे करना था और डिलीवरी आए ना है, आपने मना कर दिया, तो ये तो गलत है ना। यहाँ पर डिलीवर हो चुके हैं, यहाँ पर नहीं हुए। पर होता है ना कभी कभी आप डिलीवरी से पहले कभी कभी प्राइस पे करते हो। नॉन एक्सेप्टेंस के लिए डैमेजेस शो करोगे। देखो यहाँ गया 73 ऑर्डिनरी डैमेजेस। सबसे ज्यादा किस 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 डैमेजेस के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? ऑर्डिनरी है ना। स्पेशल डैमेजेस में तो पर्पस रहेगा, क्वेश्चन में पर्पस पता रहेगा, तो 73 आपको लिखना ही लिखना है ऑर्डिनरी डैमेजेस के बारे में। ठीक है। नॉमिनल में आपको पता है क्या होती है, नाम मात्र के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पलरी ऑफ विंडिक्टिव की डैमेजेस दो कंडीशन है, मैरिज वाला और एक चेक वाला, डिसऑनर वाला, तो आपको पता रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लिक्विडेटेड में प्री डिसाइडेड रहता है, वो स्पेसिफिक एग्रीमेंट है सेलर बायर के बीच में। इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेट, जिस दिन मना करोगे आप लेने से, उस दिन से इंटरेस्ट सर हो जाएगा, तो रिकवर कर सकता है सेलर इंटरेस्ट। और अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, एंड इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम द डेट नोटिफाइड टू द बायर। तो जिस दिन आपने नोटिफाई किया बायर को कि आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, उस दिन से इंटरेस्ट हो गया। और अगर दोनों नहीं है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा इंटरेस्ट। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। राइट ऑफ रीसेल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चांसेस का कि इस पे क्वेश्चन आ जाए, है ना। ये बहुत पूरा 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 थियरी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूरा छाप देना है इसको। राइट ऑफ रीसेल, लीन स्टॉपेज तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। फिनिश गुड बचा नहीं, फिर फोर्थ यूनिट खत्म, है ना। लीन और स्टॉपेज तो आपने पूरा पढ़ ही लिया होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने ये तो यूनिट बताने की जरूरत ही नहीं, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपका यूनिट है। ठीक है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर हो गया, खत्म हो गई बात। अच्छे से पढ़ के जाओ, और जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, सुनो पूरी बात। पहला और आखिरी यूनिट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका स्कोरिंग यूनिट है। सेकंड यूनिट से प्रैक्टिकल थ्योरी दोहरा सकते हैं, थर्ड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन समझना, बस समय लेना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पढ़ने में। ड्यूरेशन कब कंप्लीट होता है, स्टॉपेज में लोगे। लीन कब खत्म, जब ड्यूरेशन में निकल गया, उस ट्रांजिशन में निकल गया। ये पूरी कंडीशन लिख के आ जाना इसमें। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या होता है, 7 कंडीशंस, 7 कंडीशंस है। हाउ द स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिशन इज इफेक्टेड, सेक्शन 52। या तो पोजीशन को ले लेगा गुड्स को, या नोटिस दे देगा, क्लेम कर लेगा कैरियर को कि भाई लेके निकल जाओ वहां से, है ना। कैरियर को दे दिया अगर उसने, तो रीडिलीवर करेगा या रीसेल कर देगा किसी और को, और उसके एक्सपेंसेस मगर कौन बियर करेगा, सेलर, क्योंकि उसी ने डायरेक्शंस दिया ना। ठीक है, चलो अच्छे से लिखो। और पार्टनरशिप में मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट यूनिट में बहुत चांस है कि डेथ पे क्वेश्चन आए, एक्सपल्शन पे बहुत चांस है क्वेश्चन आने का, आउटगोइंग पार्टनर पे बहुत चांस है क्वेश्चन आने का। क्वेश्चन तो किसी पे भी आ सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ, और इनके सेक्शन से आ सकता है, डेथ के, इनकमिंग, आउटगोइंग, ये इजी सेक्शन है। ठीक है। और 2 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप्स, डिफरेंस बिटवीन। एलएलपी में सिंपल सा थॉट है, एलएलपी में मैं आपको बता चुका हूँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसकी शुरू की जो पूरी डेफिनेशन है छोटी छोटी, वो उसके स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट, एडवांटेजेस, उसका वाइंड अप, है ना। उसमें जो होल्डिंग आउट वाला पोर्शन है, ओके, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। मैं अपने तरीके से उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन जितने हैं पीछे, है ना। और विसिल ब्लोअर, जो घंटी बजाता है, जिसको पता चलता है कुछ गड़बड़ हो रही है, इसमें शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपको, बराबर कि नहीं बराबर है। ये सब चीजें आ सकती हैं, रिजर्वेशन ऑफ नेम से रिलेटेड कुछ आ सकता है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्वेश्चन शायद पूछे एग्जाम, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन मे बी। ठीक है, क्योंकि वो रिजर्वेशन वाला जो इनकॉर्पोरेशन वाली पॉलिसी में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो ये स्टेट क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छे से करो और चीर फाड़ कर देना, एक नंबर पेपर लिख के आना।